हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके या ऐसे समझो कि रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करके एक सीरीज स्टार्ट की है और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं। अब पहली बात, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ऐसे मत समझिए कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। यहाँ पर हमारा टारगेट है वो क्या है, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट सीखना। ओके, अच्छा बच्चा क्या करता है कि एक क्वेश्चन से कई सारे कंसेप्ट सीख लेता है और एक एवरेज बच्चा क्या करता है, सिर्फ एक क्वेश्चन ही सीखता है। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो ये रहना चाहिए कि एक क्वेश्चन के थ्रू हमें पूरे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को भी अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है कि 8 10x बराबर 15। तो अपने को वैल्यू निकालनी है sin x माइनस cos x की। तो देखो, अगर यही क्वेश्चन, वैसे ये ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पे लिया है मैंने यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव में आ गया यानी कि एमएसएड में आ गया, तो आपको इसे कैसे डील करना है। तो इसके लिए देखो बच्चों, यहाँ से 10x बराबर क्या आ जाएगा, 15/8। ओके, अब 10 आपको याद है, बेसिकली सर ने आपको बताया होगा क्लास में ऐसे करके कुछ, ठीक है, लाल बटा कक्का जिसको आप जो भी बोलते हो। तो यहाँ पर 10 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार। ओके बच्चों, लंब बटा आधार। अब देखो यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज बनाओ, ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया और यहाँ पर देखो ये ए बी सी, इसको मैंने एक्स बोल दिया। अब देखो यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि जो कोण हम डील कर रहे हैं उसके सामने की भुजा को लंब बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस खड़ी भुजा को लंब मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसे ही डील कर रहा हूं क्वेश्चन को, इसको x बोल रहा हूं, तो मेरे लिए लंब का काम ये करेगा। ओके बच्चों, तो यहां पर देखिए अब 10x है, इसका मतलब मेरा जो लंब है वो क्या है, ये वाली भुजा है, ये है तो 15 है और ये 8 है। अब देखो मैं आपको डिफरेंस ये सिखा रहा हूं कि जब भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में करना है तो आपको रफली काम करना है, इसलिए इसको 15 के बोलने और 8 के बोलने की जरूरत है नहीं। अब आपको ये क्या करना है, रफ में करना है, तो आप ऐसा मत कीजिए सिर्फ, और 8 15 कर्ण निकाल लीजिए, यहां से 17 आएगा। 8 और 15 का पाइथागोरस आती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहां से आपके पास कर्ण, वैसे ध्यान रखिएगा सीधा ऑब्जेक्टिव में ये चीजें ध्यान रखनी होती है, जैसे अगर 3 4 5 का है सबके लिए 5 होती है तो 3 और 4 होंगे, ये आप याद रख लीजिए। 8 15 और 13, एक होता है 5 12 13 का भी, 5 12 13, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका टाइम बचेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मेरे पास तीनों आ गए हैं। अब मैं इसको 17 के बोलने की मुझे जरूरत है नहीं। अब सवाल निकालूंगा sin x माइनस cos x, तो sin की वैल्यू क्या होती है बच्चों, लंब बटा कर्ण। तो यानी कि मेरा लंब तो क्या है 15 और बटा कर्ण है 17 और माइनस आधार बटा कर्ण 8/17। तो यहां से बच्चों आ जाएगा 17 और 15, ये 7 आ गया। बस यही आंसर है। ऑब्जेक्टिव में इसे आसानी से कर लेंगे हम। अगर यही क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाना है सब्जेक्टिव में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समकोण त्रिभुज है, इसमें लिखना पड़ेगा ए बी बराबर 15 के, बी सी बराबर 8 के, एंड पहले निकालेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां से बच्चों ए सी आपके पास आ जाएगा कितना, 17 के। उसके बाद आप sin x की वैल्यू निकालोगे, दैट विल बी 15 के अपॉन 17 के, ठीक है बच्चों। तो ये आएगी 15/17। देन आप cos x की निकालोगे और फिर ये सोल्व करके दिखाओगे। बट ऑब्जेक्टिव में आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तुरंत 17 लिखा और फिर sin x माइनस cos x निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट सीखने का मतलब है, जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे रखा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक क्या बना लो, समकोण त्रिभुज बना लो। और ये ध्यान रखो कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं तो आपको वहां पे दे रखी होंगी और तीसरी भुजा आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेनी है। हो सकता है जैसे इसी सवाल में अगर ऐसे दे देता आपको sin x बराबर 7 बटा या 15/17 दे देता, तो इसका मतलब मैं इस कोण को x बोलूंगा तो ये 15 होगी बच्चों और ये 17, बिकॉज साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब तीसरी भुजा में निकाल लूंगा, इसको 15 के लिख दूंगा, इसको 17 के। तीसरी भुजा निकालेंगे, 3 भुजाएं आ गई तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है वो बता सकते हो। ओके,
अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास में नहीं पढ़ा, तो उनके लिए थोड़ी हो सकता है डिफिकल्टी होगी भाई, देखो हम रिवीजन कर रहे हैं तो बेसिक आइडिया तो आपको होना ही चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार तथा ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों का अनुपात बताना है बच्चों। तो देखो आधार समान है, इस बात का मतलब है उनकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो सेम है बच्चों, तो त्रिज्या को हम r बोल देंगे। ऊंचाई समान है, इसका मतलब उनकी हाइट है वो h भी सेम है। ओके, तो हमें उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो पहले ऊपर बेलन है तो लिखेंगे बच्चों बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और अनुपात का मतलब होता है बटा लिख दो आप, और नीचे लिख दो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ओके बच्चों, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहां पर आर दोनों की सेम है क्योंकि आधार सेम है, इसलिए बच्चों हमने आर आर लिख दिया, और हाइट भी सेम है। तो यहां से देखिए ये आर से आर कैंसिल, एच पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 1/1/3। अब ये बच्चों 3 ऊपर जाएगा, सो ये 3/1 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम बोल देंगे 3 अनुपात या 3:1। ओके, 3:1 इज द आंसर। एक्चुअली यहाँ पर कुछ बच्चे अगर इसको समझ पाने में डिफिकल्टी फील करते हैं तो ऐसे समझिए कि इनको आप क्या कर रहे हो, जैसे ऐसे लिखा है a/b और c/d, तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं, ऊपर जो भी फ्रैक्शन लिखा है उसको तो ऐसे लिख दो a/b, गुणा का निशान लगा दो और नीचे वाले को पलट दो। चलो यहाँ d लिख देता हूं मैं, d/c। ओके, सो यहाँ पर कि 1 लिखा है सर, तो इसको आप ऊपर 1 है उसको कंप्लीट फ्रैक्शन बना दो, 1/1 और नीचे है 1/3। अब समझो ये तो आ जाएगा 1/1, इनटू करोगे तो 3/1। ओके, सो 3/1 इसका मतलब होता है 3:1। अच्छा, इसी सवाल में अगर त्रिज्याएं और ऊंचाई सेम नहीं होती हैं तो आप बच्चों यहाँ पर सेम नहीं लिख सकते, फिर या तो r1 h1 लिखो, r2 h2 लिखो। ओके, सो सिंपल। अगेन नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये सरल करो, यहाँ पर ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण है बच्चों, x और y 2 समीकरण दे रखे हैं, सोल्व कर सकते हैं। 2 विधियां आपके सिलेबस में हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। जब सवाल नहीं दिया है कौन से मेथड से करना है तो जो मर्जी है उससे, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ विलोपन विधि से इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। विलोपन विधि से आपको क्या करना होता है, x या y किसी के भी गुणांक बराबर कर लो। तो बच्चों यहाँ पर मैं x के गुणांक बराबर करना इजी रहेगा, समीकरण 2 को मैं 7 से गुणा कर दूंगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं, पहले समीकरण 1 को एज इट इज लिख देता हूं, 7x माइनस से 15y बराबर 2। यहां पर मैं समीकरण 2 को 7 से गुणा करके लिख रहा हूं बच्चों, जिससे क्या होगा, मेरा x का गुणांक है वो बराबर हो जाएगा 7x प्लस पूरी को करो तो ये हो जाएगा 14y बराबर 7 या 21। अच्छा, कुछ बच्चे इस 3 को 3 ही लिख देते हैं, पूरी इक्वेशन को करना है बच्चों, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्या करो, अब जो भी गुणांक बराबर किए बच्चों तो उसको क्या करो, उसके साइन देखो सेम है तो चेंज कर दो, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दो। तो बच्चों ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो ये माइनस का। मैंने पूरी समीकरण 2 के साइन है वो चेंज कर दिए। अच्छा, ऐसा क्यों किया सर? अरे यार घटाया है, मतलब समीकरण इसको मैंने 1 बोला है और इसको 3 बोला है, तो बेसिकली मैंने क्या किया है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 किया है। ओके, तो माइनस करते हैं तो पूरी समीकरण के साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहां से अब ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये देखिए माइनस का 15 और माइनस का 14 कितना बन गया, ये 29 माइनस के। ओके बच्चों, और बराबर माइनस के 19, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहां पर y लिखो, और y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 19/29। ठीक है, अब y का जो भी वैल्यू आया है आपके पास उसको उठा के जो मर्जी है उस इक्वेशन में रख दो। यहां पर मैं 2 में रख रहा हूं, 2 में रखने से थोड़ा इजी रहेगा, बिकॉज x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो किसी से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू वाई की जगह रख दिया मैंने 19/29 बराबर 3। तो बच्चों यहां से ये क्या हो गया, 3/1 माइनस ये 38/29। इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो, सिंपल, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो विलोपन विधि में क्या करना होता है, x या y किसी की भी कोफिशिएंट यानी गुणांक बराबर कर लो,
किसी भी समीकरण को गुणा करके, हो सकता है कई बार दोनों समीकरण को भी गुणा करना पड़ सकता है। इस बार में हमें समीकरण 2 को 7 से गुणा करने से काम बन गया। ओके, नेक्स्ट ये है 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका आपको जोड़ याद करना है। ठीक है, तो बच्चों विषम संख्याएं स्टार्ट कौन कौन सी होंगी? 1 होंगी, उसके बाद में 3, फिर बच्चों 5, ऐसे करके लास्ट होगी 49। ओके बच्चों, तो ये एपी का सवाल है। अब यहां पर देखिए, आपको देखो एपी में जोड़ करना है, तो एपी का जोड़ का एसएन का जो फॉर्मूला है बच्चों, उसमें क्या आता है? n/2। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये है a1 + an, जब पहला और आखिरी पद पता हो तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, और दूसरा बच्चों है n/2 2a1 + n-1 × d। तो यहां तो बच्चों जो मर्जी है वो लगा दो, दोनों चीजें पता है, लेकिन पहले n की वैल्यू नहीं पता है। ओके बच्चों, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ये संख्याएं कुल कितनी है। ठीक है, उसके बाद तो चाहे ऊपर वाला लगा दो चाहे नीचे वाला, दोनों फॉर्मूले तो एक ही। तो यहां से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a1 + n-1 × d। अच्छा, यहां से आप पहले देख सकते हो कि a1 जो प्रथम पद है वो तो है a1, और d कितना है? आप दूसरे में से पहले को घटा दो, तो 3 में से गया 2, d इसका 2 है, और an जो आखिरी टर्म है बच्चों वो है 49। तो यहां पहले ये मान रख देना यहां पे। चलिए अब मैं लिख रहा हूं, ये हो गया 49 बराबर a1 कितना है? a1 is 1 + n-1 × d2। अब बच्चों ये इधर आएगा तो 49, ये आ गया 48, फिर इस 2 से भाग दे देते हैं बराबर n-1। पहले इस 1 को इधर भेजा, उसके बाद में 2 से डिवाइड कर दिया, सो बच्चों ये आ गया 24 बराबर n-1। सो यहां से 1 इधर आएगा, n की वैल्यू आ गई 25। ठीक है बच्चों, अब n का मान 25 आ गया, अब यहां पर रख दो। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं मैं, थोड़ा सिंपल है। तो Sn बराबर यानी 25 पदों का योग, तो S 25/2, एंड यहां से देखिए a1 कितना है? 1 + 49। तो बच्चों ये कुल मिला के हो गया 49 और 1 50। 50 को मैं 2 से काट दूंगा तो ये आएगा 25। कुल मिला के आ गया 25 × 25 बराबर 625। ओके, यही आंसर है। अच्छा, अब सर देखिए ये क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया, यानी बोर्ड में आपने सोल्व करके दिखा दिया, बट यही क्वेश्चन सपोज करो कि ऑब्जेक्टिव में करना है मुझे, ए बी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं इसको बड़ा फास्ट कर सकता हूं। समझिए कैसे। देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रथम n विषम संख्याएं होती है ना, उनका जोड़ होता है n²। ठीक है, जैसे प्रथम 2 विषम संख्याएं हैं, एक तो 1 है एक 3 है, तो इनका जोड़ n का मतलब है आपको कुल संख्याएं पता होनी चाहिए, तो यहां 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो उत्तर क्या आएगा? 4। अगर प्रथम 3 है यानी 1 + 3 + 5, तो बच्चों 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, तो आएगा 9। 5 3 8 और 1 9। अगर 4 है 1 + 3 + 5 + 4, तो बच्चों 4 संख्या है तो 4 का स्क्वायर कर दो, सॉरी यहां पर कितना आएगा? 7। तो 9 और 7 16 होते हैं, ये 16 आ रहा है। कहने का मतलब होता है प्रथम n विषम संख्याओं को अगर आपको जोड़ना है तो n का स्क्वायर यानी जितनी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कर दो, लेकिन ध्यान रखिए 1 से शुरू होनी चाहिए, पहली होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि 101 फिर 103 उनका जोड़ n² आ जाएगा। ओके, तो यहां से देखिए बच्चों, अब इस केस में हो क्या रहा है कि 1 से शुरू हो रही है। अब लेकिन यहां पर ये नहीं पता कि 1 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं हैं कितनी, तो आप ये सोचो कि सम और विषम बराबर होती है संख्याएं, जैसे एक पहली सम विषम दूसरी सम, जैसे 1 से 10 तक की गिनती में 5 तो सम है 5 विषम है, तो ऐसे ही 1 से 50 तक में 25 तो सम है 25 विषम है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं, वो n का मान कितना है? 25 है। ओके बच्चों, तो 25 है तो 25 का स्क्वायर, बस आंसर कितना आ जाएगा? 625। और यही हमने लॉन्ग मेथड से सोल्व करके दिखाया, तो भी आंसर कितना है? 625। ओके, ये शॉर्ट मेथड था जो आप ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, ये बच्चों क्वेश्चन क्या है कि बहुपद है kx² +
2x प्लस 3k, ये शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो बच्चों शून्यक मान लो मैंने अल्फा और बीटा बोल दिए, तो शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, बहुपद के शून्यकों का योग होता है -b/a, ठीक है। अब इस सवाल में a b c की वैल्यू देखो, a क्या है, a होता है बच्चों x² का गुणांक, तो a है k, b होता है x का गुणांक, तो b की वैल्यू है 2, और c होता है कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, वो है 3k, ठीक है बच्चों। तो शून्यकों का जो योग होता है बहुपद के लिए, द्विघातीय बहुपद के लिए, वो होता है -b/a। तो यहां पर देखिए b की वैल्यू -2/k, ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणन, अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ओके बच्चों, तो c की वैल्यू है 3k, अपॉन में a कितना है, फिर से k से k कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया बच्चों 3। अब इसने सवाल में क्या बोला है, इसने बोला है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर है, तो बच्चों इसको इसके बराबर कर दो, तो -2/k बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k बराबर -2, और यहां से k की वैल्यू बच्चों आ गई -2/3, यही आंसर है, आसान। तो यहां से जिस बच्चे के शून्यकों का योग और गुणन का सूत्र याद नहीं है वो अच्छे से याद करें इस सवाल के बहाने, मैंने टारगेट यही है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि a b c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो a होता है x² का गुणन, b होता है x का, और c होता है अचर पद, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, राइट बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन लिया है कि यदि m एक बिंदु है जिसके जो निर्देशांक है वो क्या है 4,5, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तथा A का निर्देशांक है वो 3,4 है, तो B के निर्देशांक, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों ये आपका कोई रेखाखंड है AB, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु कौन है, M है, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 4,5, और यहां से A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3,4, तो B के निकालने हैं। ओके बच्चों, B के मैं बोल दूं, वैसे आप अगर स्टैंडर्ड सवाल की तरह देखो तो इसको हम x2, y2 बोलते हैं, तो वही बोल दो, चाहे xy बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बच्चों, अगर ऐसे है, ये a है x1, y1, ये b है x2, y2, तो m जो इनका मध्य बिंदु होता है x, y, मध्य बिंदु का मतलब है 1:1 में विभाजित करता है, ठीक है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है, बिंदु बिल्कुल बीचों बीच है, तो उसके जो निर्देशांक निकालते हैं बच्चों, वो सूत्र होता है x बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, उसका x निर्देशांक तो ऐसे आएगा, और y की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, y1 प्लस y2 बटा 2। ओके, अब यहां पर ये तो दे रखा है, ये निकालना है तो निकाल देंगे। देखिए x बराबर लगाऊं मैं, तो यहां पर क्या लिखूंगा, 4 बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, इसका माना जाता है, यानी ये बराबर कैसे आएगा, this one प्लस this one, यानी x1 की वैल्यू है 3, ये सूत्र लिखा पड़ा है, प्लस x2 बटा 2, यहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 बराबर 3 प्लस x, और x2, यहां से x2 क्या आ गया, 8 में से 3 गया 5। ओके बच्चों, और फिर y का निकालेंगे, तो y 5 बराबर, इस बार y का निर्देशांक तो ये है, तो 5 बराबर y1 प्लस y2, सूत्र लिख देना आप फिर से, ये है 4 प्लस y2 बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 बराबर 4 प्लस y2, और यहां से y2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6 आ गई। तो हमारा जो बिंदु B आया उसके निर्देशांक क्या आ गए, वो आ गए 5,6। ओके, तो यहां से आपने सीखा मध्य बिंदु के निर्देशांक आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो समझ में आए हैं। प्लीज चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लासमेट के साथ भी क्लास को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।